जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है, वो थोड़ा-सा हटकर है, एस्थेटिक से रिलेटेड है, ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन के बारे में हम बात करेंगे कि ये है क्या चीज़, इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, वो क्या है? इसके अलावा जो है ना, ये कैसे काम करता है? ये हमारे जिस्म के अंदर भी नेचुरली जो है ना, ये प्रोड्यूस होते हैं और हम बाहर से भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, ग्लूटाथायोन के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एस्थेटिक जो मेडिसिन है या जो एस्थेटिक से रिलेटेड जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें ये ग्लूटाथायोन के जो इंजेक्शंस है, ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना अवेलेबल है। क्रीम की शक्ल में भी है हमारे पास, टेबलेट की शक्ल में भी है। इसके अलावा जो है ना आप आईवी इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो ग्लूटाथायोन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लूटाथायोन जो है ना, ये बेसिकली हम फिजियोथेरेपी में भी यूज़ कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें तो पता है कि व्हाइटनिंग के लिए होता है, जो आपका स्किन है, जो उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ इसके और भी यूजेज़ हैं। बहुत सारी बीमारियों में भी हम ग्लूटाथायोन जो है ना, वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है, कौन-कौन से कंडीशन में हम दे देते हैं, कौन से कंडीशन में हम नहीं देते हैं, वो आगे हम करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली क्या ये जो ग्लूटाथायोन इंजेक्शन है, ये सेफ है के लिए? और ये जो आज जो ये ग्लूटाथायोन के बारे में जो हमारा डिस्कशन है आज, ये जो टॉपिक है, ये ज़्यादातर मैंने जो ये स्लाइड और जो इन्फॉर्मेशन मैंने जो कलेक्ट किया है ना, ये ज़्यादातर इसमें आर्टिकल्स हैं और कुछ बुक्स हैं कि वहाँ से मैंने इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंजेक्शन है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड वाला है हमारे पास, कुछ कोरियन है हमारे पास, मार्केट में है, चाइनीज़ भी है हमारे पास, ठीक है? तो उसके फोटोज़ मैंने लिए हैं ये वाले। अ, कुछ सीरम्स भी हैं हमारे पास ग्लूटाथायोन के, ठीक है? कॉम्बिनेशन में आते हैं, नाइसिनामाइड और hyaluronic एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो सीरम भी है हमारे पास, टॉपिकल क्रीम भी है हमारे पास, ठीक है? आपको मार्केट में ज़्यादातर जो है ना, ये क्रीम और टेबलेट जो है ना, ग्लूटामैक्स के नाम से भी अवेलेबल होते हैं, मिल जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा जो है ना, ये हमारे पास कुछ और भी है हमारे पास, जिसको हम लाइपोसोमल ग्लूटाथायोन कहते हैं। ये बेसिकली ये जो लाइपोसोमल होता है ना, लाइपोसोम होता है, ये बेसिकली एक इसके जो टेबलेट होते हैं ना, इसके ऊपर कोटिंग होती है और उस कोटिंग को हम लाइपोसोम कहते हैं। ये बेसिकली ये जो लाइपोसोम होते हैं, जब हम ये खा लेते हैं ना, तो जो हमारी स्टमक की जो एसिडिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो ये मेडिसिन है ना, ये खराब हो जाते हैं। इसका जो नेचर है ना, वो खराब हो जाता है। तो लाइपोसोम, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, तो इसके अंदर ये ग्लूटाथायोन होते हैं, तो वो हम खा लेते हैं, तो जो हमारी जो स्टमक की जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, उसे बचा लेते हैं और ये आपकी जगह पे पहुँच जाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं ना लाइपोसोमल ग्लूटाथायोन। बेसिकली इसका काम ये होता है। लेकिन खैर हम डिटेल में कर लेते हैं और बायोकेमिस्ट्री लेवल पे थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ग्लूटाथायोन किस तरीके से आपका जो है ना, आपका जो स्किन की जो व्हाइटनिंग है या जो आपका क्लियर कलर आप चाहते हैं, तो ये किस तरीके से करते हैं, बायोकेमिस्ट्री लेवल पे थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, जो हमारा जो टॉपिक होगा आज ग्लूटाथायोन के बारे में, कि पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लूटाथायोन है क्या चीज़ और इसकी जो बायोसिंथेसिस क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इसकी जो है ना एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म भी है, इसकी फिर हम मेडिकल इंडिकेशन भी करते हैं, किस कौन से कंडीशन में हम देते हैं। एस्थेटिक मेडिसिन में इसका बहुत अच्छा रोल है और हम फोकस इसी चीज़ पे करेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो है ना, बहुत सारे मतलब जो मैंने आर्टिकल देखे हैं और जो एविडेंस हमारे पास मैंने जो किया है, तो उसमें स्किन व्हाइटनिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है ये एंटी एजिंग जो है ना, ये भी काम करता है ग्लूटाथायोन, ठीक है? इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। कोविड-19 जो वायरस है, उसको भी जो है ना, ज़्यादातर वैसे इतनी स्टडी तो नहीं हुई है इस पे कि कोविड-19 में ये किस तरह काम करता है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत इसमें जो है ना, वो है स्टडी है कि उसमें भी ये काम करते हैं, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ये जो ग्लूटाथायोन है। इसकी जो सेफ्टी है, क्या ये सेफ है कि नहीं है, ये हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, कौन से पेशेंट में हम लगाएँगे, कौन से में हम नहीं लगाएँगे, इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे और जो गाइडलाइंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो मेन जो फोकस होगा, जिसमें हम आज सीखेंगे, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है? हमारे पास ये सारी चीज़ें, तो ये आज हम कवर कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। तो पहले हमें ग्लूटाथायोन के बारे में पता होना चाहिए कि ये ग्लूटाथायोन है क्या चीज़। बेसिकली जो ग्लूटाथायोन है, ये हमारे पास सेल के अंदर जो है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट काम कर देता है। इसके इसमें हमारे पास जो है ना, 3 अमीनो एसिड से ये बना होता है और वो अमीनो एसिड होते हैं, एक है हमारे पास ग्लूटामेट, दूसरा है हमारे पास सिस्टीन और तीसरा है हमारे पास ग्लाइसिन। ये जो 3 अमीनो एसिड है, ये बड़े काम के अमीनो एसिड है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है? तो ये 3 अमीनो एसिड से हमारे पास ग्लूटाथायोन बना हुआ है, ठीक है? अब इसकी जो कंसंट्रेशन है हमारे, अगर हम अपनी जिस्म के में बात करें कि हमारे जिस्म के वो कौन से टिश्यू है ह्यूमन में, कि वहाँ पे हमारे पास जो ग्लूटाथायोन है, वो हमारे पास हाई कंसंट्रेशन पे ज़्यादा है या नहीं है, कौन-कौन से टिश्यू है। तो पहले नंबर पे हमारे पास हेपेटोसाइट आते हैं, जो लीवर है। तो लीवर में ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना, हमारे पास ग्लूटाथायोन होते हैं, ठीक है ना? किडनी जो है ना, फिर सेकंड दूसरे नंबर पे हमारे पास किडनी आती है, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो एरिथ्रोसाइट है, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसमें है और फिर लंग्स में है, फिर इसके बाद जो है ना ब्रेन में। तो आप मतलब हायर कंसंट्रेशन जो है ना, हमारे पास सबसे ज़्यादा आपको लीवर में मिलेंगे ग्लूटाथायोन, फिर इसके बाद आपको किडनी में मिलेंगे, फिर इसके बाद एरिथ्रोसाइट में मिलेंगे, इसी तरीके से लंग, ब्रेन में मिलेंगे, ठीक है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस वजह से अगर किसी बंदे को ना, आगे वैसे हम करेंगे, जो एसिटामिनोफेन है, ये जो पेनाडाल गोलियाँ आप लोगों को पता है, ये ज़्यादातर जो यंग लोग होते हैं, तो वो सुसाइड के लिए बहुत ज़्यादा गोलियाँ खा लेते हैं। तो उससे जो है ना, हमारा पास जो लीवर है, जो हेपेटोसाइट जो सेल्स है, वो खराब हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हेपेटोटॉक्सिक भी है, तो हमारा लीवर जो है ना, वो खराब हो जाता है। तो इसके बाद जो है ना, हम फिर इसका एक एंटीडॉट भी आता है, आप लोगों को पता भी होगा। तो एसिटामिनोफेन का जो एंटीडॉट है, वो हमारे पास N-एसिटाइलसिस्टीन जो है ना, वो हमारे पास एंटीडॉट है। लेकिन वहाँ पे भी हम जो है ना, एज़ अ अल्टरनेटिव भी वैसे हम दे देते हैं, ज़्यादातर हम N-एसिटाइलसिस्टीन दे देते हैं, लेकिन हम ग्लूटाथायोन भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो ग्लूटाथायोन है, ये बहुत ज़्यादा मिल है और ये हमारे पास जो रेडिकल ऑक्सीजन रेडियो ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती है ना, उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं। वो चीज़ें जो हमारे टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करना ये ग्लूटाथायोन का काम होता है, ठीक है? तो ये हम करते हैं। अच्छा, फिर इसकी अगर हम बायोसिंथेसिस और फंक्शन की बात करें ग्लूटाथायोन की, तो ग्लूटाथायोन बेसिकली बनता कहाँ पे है? ये हमारे पास सिल्क की जो साइटोसोल होता है ना, वहाँ पे हमारे
पास इसकी जो है बायोसिंथेसिस होती है और इसका फंक्शन क्या है वो आगे हम करते हैं। तो पहले सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूटामेट और सिस्टीन, जैसे हमने ऊपर बात की कि हमारे पास 3 अमीनो एसिड से बना होता है। एक हमारे पास ग्लूटामेट और सिस्टीन और ग्लाइसिन हमने बात की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ग्लूटामेट है और प्लस सिस्टीन है, ये थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी, ठीक है। तो हमारे पास एटीपी होगा और साथ में ये 2 अमीनो एसिड होंगे, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास ग्लूटामाइल सिस्टीन सिंथेटेज बनेगा, जिसको हम कहते हैं जीसीएल, गामा ग्लूटामाइल सिस्टीन सिंथेटेज, ठीक है। ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है इसका, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फिर इसके बाद जो है इसे हम ग्लूटामाइल सिस्टीन बना देते हैं। तो यहाँ पे फिर ग्लाइसिन आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास पहले स्टार्ट में 2 अमीनो एसिड आए, ठीक है ना। फिर जब हमने ग्लूटामाइल सिस्टीन बनाया तो यहाँ पे हमारे पास फिर ग्लाइसिन और विद द हेल्प ऑफ एटीपी इनको हम इसके साथ मिलाएंगे तो हमारे पास ग्लूटाथायोन सिंथेटेज बनेगा, ठीक है ना। तो इस ग्लूटाथायोन सिंथेटेज से फिर हम रिड्यूस ग्लूटाथायोन बना देते हैं। अब ये जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन है ये एक्टिव फॉर्म है ग्लूटाथायोन का। अगर आपसे कोई पूछे ना कि ग्लूटाथायोन का एक्टिव फॉर्म क्या क्या है, तो वो है हमारे पास रिड्यूस ग्लूटाथायोन। तो ये जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन है ये हमारे पास बन जाता है। अब इसके बहुत सारे काम है, जैसे कि ये हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन करता है, नंबर 1, ठीक है। दूसरा हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ये जो हमारे पास जिसम में हमारे पास सेल में जितने भी लीवर के जो सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स है, वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हमने ये सारी चीजें डिटेल के साथ की है वैसे। तो वहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो उस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना ये किसका काम होता है, ये ग्लूटाथायोन का काम होता है। और कौन सा ग्लूटाथायोन का काम होता है, रिड्यूस ग्लूटाथायोन का काम होता है, ठीक हो गया है। तो अब ये हमारे पास वैसे इसका जो है ना ये बायोकेमिस्ट्री लेवल पे अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से ग्लूटाथायोन हमारे पास बन जाता है, ठीक हो गया है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास इसकी जो फंक्शन है वो क्या है, जैसे कि हमने पहले दो चीजों की हमने बात की थी। एक तो ये है कि ये हमारे सेल के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करना, सबसे बड़ा काम इसका ये होता है। दूसरा बड़ा काम डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये जितने भी फ्री रेडिकल्स है ना इसको एक जगह पे लेके आते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं, इसके एज स्कैवेंजर काम करता है। तीसरा ये है कि ये हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है उसको मेंटेन रखता है। ग्लूटाथायोन के बहुत सारे काम है, ठीक है। डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, सेल सर्वाइवल करता है, इम्यून को बूस्ट करता है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो विटामिन सी है और ई है इसको भी मेंटेन कर देता है, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि जो विटामिन सी है और ई है इसके भी बहुत सारे काम है, इसमें आरबीसी में बहुत सारा काम है, ठीक है। तो वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आम है बायोकेमिस्ट्री में। वो ये पूछते हैं कि हमारे पास जो आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट है, इसके सेंटर में कौन सा विटामिन होता है और पेरिफेरी पे कौन सा विटामिन होता है। तो सेंटर पे हमारे पास विटामिन सी होता है और पेरिफेरी में विटामिन ई होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा विटामिन होते हैं आपके एरिथ्रोसाइट के लिए, ये आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये एंटी एजिंग भी काम करता है, इससे स्किन में ग्लो भी आती है, बहुत सारे काम विटामिन सी ई के, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना वैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एरिथ्रोसाइट की, बायोकेमिस्ट्री में इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन खैर हमारा ये टॉपिक तो वो वाला नहीं, लेकिन सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब ये किस तरीके से काम कर देता है। तो ग्लूटाथायोन के बहुत सारे काम है, ठीक है। फिर अगर हम ऐसा एंटीऑक्सीडेंट की किस तरीके से काम कर देते हैं वो हम इस डायग्राम से कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो फ्री रेडिकल्स है वो आपके पास आ गया है आपके सेल में, ठीक है ना। तो वो आपके सेल को डिस्ट्रक्ट कर देता है, खराब कर देता है, उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, जैसे कि आरबीसी की भी डिस्ट्रक्शन होती है, फिर एनीमिया होता है, हमारे पास बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज एंजाइम आता है, ठीक है ना। इसे हम पानी निकाल लेते हैं। तो जब जैसे इसको हम H2O निकाल देते हैं ना तो ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन बन जाती है। अब इस ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक एंजाइम होता है वो आता है और इसके लिए एनएडीपीएच की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एनएडीपीएच बेसिकली एक एटीपी है, ठीक है। इसमें एटीपी होती है। तो ये हमारे पास जो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज है इसे फिर हम बना देते हैं रिड्यूस ग्लूटाथायोन, जैसे कि ये एक्टिव फॉर्म है और ये जाके आपके जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ग्लूटाथायोन एज एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। उसका जो मैकेनिज्म है इस साइकिल को जो है ना वैसे बायोकेमिस्ट्री में इसको रेडॉक्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्लूटाथायोन है वैसे मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें इसकी जो सोर्स है ग्लूटाथायोन की ये हम कहाँ से लेते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं जैसे हमने पहले बात की, ठीक है। दूसरा ये है कि हम हमारे जिस्म के अंदर भी ये जो है ना ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास इसको बिल्ड करने के लिए भी जरूरत होती है। वो क्या चीज़ें, वो भी उसके बारे में भी बात करेंगे। इस स्लाइड से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात की लीवर, लीवर हेपेटोसाइट, यानी लीवर जो सेल है हेपेटोसाइट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये सबसे ज्यादा ग्लूटाथायोन यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो सिंथेसिस है यानी जो एंडोजीनियस सिंथेसिस है वो लीवर के अंदर ही होती है, इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ पे होती है। तो हमारे पास ये नेचुरली बॉडी सेल्स में भी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने इसको समझ लिया, ठीक है। आप बाहर से भी ले सकते हैं, फ्रूट्स की शक्ल में या वेजिटेबल्स की शक्ल में, खुराक की शक्ल में आप बाहर से भी ले सकते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो ग्लूटाथायोन होता है ना वो हमारे पास एवोकाडो में होता है, ठीक है। स्पिनच में होता है, ब्रोकली में होता है, गार्लिक में होता है, ये इसके अलावा जो है ये एस्पार्गस में होता है, ठीक है ना। वे प्रोटीन में होता है, ठीक है। तो ये वो पूरे ये हाई ग्लूटाथायोन फूड है, ठीक है। अब ऐसी चीजें जो कि हमारे पास इस ग्लूटाथायोन को बिल्ड कर लेते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो विटामिन सी है और अल्फा लैक्टोइक एसिड और एन एसिड, ये वो चीजें हैं, ये वो कंपाउंड है जो कि हमारे पास जिसम यूज कर देते हैं, बॉडी यूजेस टू बिल्ड ग्लूटाथायोन। ये वो चीजें कि ये हमें चाहिए, ठीक है, ताकि हम ग्लूटाथायोन को बनाए, बिल्ड करें, ठीक है। तो ये सोर्स थे कि हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसकी जो है ना बेसिकली अवेलेबिलिटी की हम बात कर लेते हैं, ये फार्माकोलॉजी के लिए हम किस तरीके से इसको दे देते हैं, ठीक है। ये हम आईवी में भी दे देते हैं, जैसे कि इंजेक्शन के बारे में हमने बात की, स्विट्जरलैंड वाले हमारे पास, चाइनीज भी है हमारे पास, कोरियन भी है हमारे पास, डिफरेंट जो कंपनी ने बनाया हुआ है इसकी जो प्राइस है वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे अगर आपसे पूछे कि जो ग्लूटाथायोन है मतलब ये सबसे ज्यादा इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है और रेपिड ऑनसेट की अगर हम बात करें तो ये मतलब आईवी हो सकती है या ओरली हो सकती है या आप जो है टॉपिक आप दे सकते हैं। तो सबसे जो है इसमें जो रेपिड ऑनसेट है 100% बायो अवेलेबिलिटी है वो है हमारे पास। आप आईवी अगर आप दे दें तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है और मतलब इसका जो ऑनसेट है वो भी रेपिड है, ठीक है। और इसमें जो है ना फिर इसके बाद जो है ना आप लाइपोसोमल वाला दे देते हैं। आईवी के बाद कौन सा है, लाइपोसोमल वाला। लाइपोसोमल वाला जिस तरह हमने पहले बात की कि ये भी इसके अंदर ग्लूटाथायोन होते हैं, लेकिन इसके ऊपर इर्द गिर्द जो है ना एक प्रोटीन होती है जिसको हम लाइपोसोम कहते हैं। लाइपोसोम का काम ये होता है ना कि जब हम ये खा लेते हैं तो हमारा जो स्टमक है, जो मैदा है, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे एसिड
एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो वहाँ पे तो ड्रग्स जो है ना वो खराब हो जाते हैं फिर, क्योंकि एसिड की वजह से, तो वो उससे उसको प्रोटेक्ट कर देता है, प्रोटेक्ट करता है तो ये जाके फिर अपनी जगह पे पहुंच जाता है, ताकि वहाँ पे ये जो दवाई है जो हमने खाई है ताकि ये खराब ना हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना आप ओरली दे सकते हैं, ठीक है ना। और ओरली में फिर भी जो है ना, क्योंकि ये इस पे ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे 250 mg से लेकर ना 5 mg तक आपके पास ये ग्लूटाथियोन के टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है। और इसका जो आंसर है ये स्लो है, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 3 से 4 माह तक लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आईवी की बात करें तो आप महीने में तकरीबन 3 से 4 सेशन कर लेते हैं। इसके डिफरेंट सेशन होते हैं, आपको आईवी लगाना पड़ता है, डाइल्यूशन करनी पड़ती है। इसके अलावा जो है ना आप जब भी किसी को ग्लूटाथियोन अगर इंजेक्शन लगा देते हैं तो उससे पहले आपने 2 टेस्ट करना जरूरी होता है। वो 2 टेस्ट ये है कि आप पहले आप एलिफीस को करें, ठीक है, ताकि लीवर हमारे पास ठीक हो। अगर ठीक नहीं है तो फिर आपको ग्लूटाथियोन इंजेक्शन ना लगाएं, ठीक है, नुकसान देता है। दूसरा ये कि आप टीएफटीस को आप जो है ना वो भी आप देख लेते हैं, और साथ में लिपिड प्रोफाइल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 2-3 टेस्ट हैं। अगर आपने ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लगाना होता है किसी को तो ये 2-3 टेस्ट हैं जो इससे पहले आप लोगों को प्रेशर पे ये जरूर लगाना करना पड़ता है, ताकि हमारे पास अगर कोई मसला है लीवर में चल रहा है या थायराइड में चल रहा है या अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल जा रहा है तो उसमें आपको ग्लूटाथियोन ना लगाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास आईवी है, लाइपोसोमल है, ओरली है, हाँ सबलिंगुअली भी आते हैं हमारे पास, आप यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। टॉपिकली भी जिस तरह सीरम है, क्रीम है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें भी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये मतलब डिफरेंट रूल से आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास इसकी जो क्लिनिकल यूज है तो ये है कि अगर हमारे पास एसिटोमेलानिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें भी जो है ना हमें इनडायरेक्टली जो एसिटाइलसिस्टीन है, एनएसी, रिस्टोरिंग ग्लूटाथियोन की ग्लूटाथियोन को रिस्टोर करते हैं। पार्किंसन डिजीज में भी जो है ना दे सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि लिमिटेड एविडेंस है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है हमारे पास जो लीवर डिजीज है, ठीक है ना, इसमें भी दे सकते हैं। मेल की जो इनफर्टिलिटी है उसमें भी दे सकते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस है हमारे पास, और कीमोथेरेपी जो है ना जिसकी टॉक्सिसिटी हो जाए उसमें भी। लेकिन इस जो कीमोथेरेपी जो टॉक्सिसिटी है इसमें भी ये जो ज़्यादातर अथॉरिटीज ये कह रहे हैं कि बहुत मतलब कम है, ज़्यादा मतलब हमें इस तरह स्टडी नहीं मिली है, इस तरह एविडेंस नहीं मिला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा वो था। बाकी चीज़ों में जिस तरह हम ग्लूटाथियोन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डर्मेटोलॉजी से और एस्थेटिक्स से रिलेटेड बात करें तो बिल्कुल हम ग्लूटाथियोन जो है ये बेसिकली हम मिलाज़्मा के लिए भी दे सकते हैं। मिलाज़्मा के लिए दे सकते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। मिलाज़्मा के बारे में भी हम बात करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसमें हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस वजह से होता है मिलाज़्मा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे तो ग्लूटाथियोन वैसे मिलाज़्मा के लिए भी देते हैं जिसको हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन है इसमें भी आप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें, तीसरे नंबर पे आप जो फोटो इचिंग है या स्किन ब्राइटनिंग के लिए, ऑलरेडी हमने स्किन ब्राइटनिंग के बारे में बात की, उसके लिए दे सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्किन इमेज में अगर आपका जो स्किन इमेज होता है जिस तरह यूवी लाइट है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्किन को इमेज कर देते हैं, उसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये वैसे डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड था। पीछे हमने बात की पार्किंसन डिजीज में भी, मेल इनफर्टिलिटी में भी दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने बात की एसिटोमेलानिन टॉक्सिसिटी हो गया, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो गया, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं ना कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, डायबिटिक अल्सर जब होता है, ठीक है। तो कह रहे थे कि कुछ एविडेंस है कि उसमें भी हम दे सकते हैं। अकेले हम सिर्फ ब्राइटनिंग के लिए हम नहीं देते हैं, लेकिन आजकल जो है ना वैसे व्हाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अब हम आते हैं कि जो ग्लूटाथियोन है इसका जो मैकेनिज्म है कि ये व्हाइटनिंग में कैसे काम करते हैं, बायोकेमिस्ट्री लेवल पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो मेलेनोसाइट है, उस मेलेनोसाइट में अगर आप अंदर देखें तो मेलेनोसोम्स है। अब ग्लूटाथियोन जो होता है ना ये बेसिकली आता है, ये आप देखें ये मेलेनोसोम है, ठीक है। अब ग्लूटाथियोन आके इस टायरोसिन जो एंजाइम होता है ना उसको इनहिबिट कर देता है। तो मेलेनोसाइट सेल है, टायरोसिन की इनहिबिशन होती है और हमारे पास जो यू मेलानिन जो सिंथेसिस है उसको बंद कर देते हैं। अब ये कैसे बंद कर देते हैं, क्योंकि ये ग्लूटाथियोन आके इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो इसके जो हमारे पास ना 2 पाथवे है। पहला पाथवे तो ये है ना कि ये जाके हमारे पास नॉर्मली ये होता है ना कि ये डोपा एकोनिन आता है, फिर इसके बाद जो है ना ये डोपा क्विनिन बन जाता है, और फिर इसके अलावा जो है ना यू मेलानिन बन जाता है। ये डार्क पिगमेंटेशन होते हैं जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में मैंने तस्वीरें डाली हुई है, वहां से आप लोगों को समझ आएगी कि स्किन जो है ना वो डार्क हो जाता है। तो ये क्या काम कर देती है, इस पाथवे को शिफ्ट कर देता है बी पाथवे को, और वो बी पाथवे कौन सा है हमारे पास, प्यू मेलानिन, जो कि लाइट पिगमेंट येलो रेड कलर के होते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये काम कर देते हैं, ये इसी तरीके से आपका जो है ना व्हाइटनिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा यू मेलानिन और यहाँ पे आपने देखा प्यू मेलानिन। प्यू मेलानिन का मतलब ये होता है ना कि ये हल्की फुल्की सुर्ख जो पिगमेंट्स होते हैं वो है। यू मेलानिन का मतलब होता है डार्क पिगमेंटेशन, ये जो सांवले रंग के जो लोग होते हैं, जिनका कलर होता है बेसिकली ये वो है, ये जिसका ये वाला कलर होता है ना, ये ज्यादातर जो सूरज की जो यूवी लाइट है ना, ये उससे जो है ना ये वाली जो पिगमेंट है या ये जो यू मेलानिन है जिसका ये होता है ना, तो ये उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं एज कम्पेयर टू क्लियर जो लोग होते हैं जिनका स्किन क्लियर होता है, क्योंकि उसमें तो ये नहीं होता है तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यू मेलानिन है, ठीक है ना, और ये हमारे पास प्यू मेलानिन है। यू मेलानिन का मतलब होता है डार्क पिगमेंटेशन, यू और प्यू मेलानिन का मतलब होता है मतलब लाइट पिगमेंटेशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये यू मेलानिन है और ये प्यू मेलानिन, ठीक हो गया है? समझ आ गया कि नहीं? आगे चले। अच्छा, तो ये देखें हमारे पास ये एज एंटीऑक्सीडेंट इस तरीके से काम करता है, क्योंकि जैसे कि हमने ग्लूटाथियोन के बारे में बात की ना, क्योंकि ये हमारे पास जो मेलानोसाइट होता है ना, इसके ऊपर जो रेडिकल्स जो स्पीशीज होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो आगे इस सेल को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो जब ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है ना, तो हमारे पास जो स्किन का जो कलर होगा ना वो इसी तरीके से डार्क नजर आएगा। लेकिन जब आप ये आ जाता है, लेकिन आपने इस बंदे को ग्लूटाथियोन दे दिया है, वो इसको इससे बचा लेता है, और जब इस रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज को, क्योंकि इसको इसका काम यही है कि इसको न्यूट्रलाइज कर देना, तो जब ये इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो हमारे पास जो स्किन का जो कलर होगा वो डार्क नहीं होगा, फिर वो पीर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो हमारे पास जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, ये जो फ्री रेडिकल्स है जिसने मेलेनोसाइट पे हमला करना था, उस चीज को उसने न्यूट्रलाइज किया। तो जब ये आपके पास ये हेल्दी रहेगा ना ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्किन डार्क नहीं होगा, उसको पिगमेंटेशन नहीं आएंगे, और ये मतलब आपका स्किन जो है ना वो क्लियर होगा, लाइट होगा, ठीक है, उसमें ग्लो आएगी।
इसके अलावा जो है ना हमारे पास एक हमने एक बात ये की कि ये जैसा एंटीऑक्सीडेंट काम कर देता है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो मेलानिन का जो पाथवे है, जिस तरह हमने ऊपर बात की, यू मेलानिन को जो है ना वो शिफ्ट कर देता है फ्यू मेलानिन में। तो वो वाली बात कि ये रेगुलेट मेलानिन पाथवे, ठीक है। और तीसरा ये कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करा देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी की वर्ड्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारे पास अगर हम ओरल ग्लूटाथायोन के बारे में अगर हम बात करें ओरली, ठीक है ना, तो उसमें ये है कि ज़्यादातर क्लिनिकल फाइंडिंग हमें ये मिला है कि ये हमारे पास जो स्किन का जो टोन है उसको इंप्रूव कर देता है, ठीक है ना। स्पेशली जो ओरल ग्लूटाथायोन है, जो रिकमेंडेड डोज है वो हमारे पास 250 से लेकर 500 mg पर डे आप दे देते हैं, ठीक है ना। 250 से लेकर 500 mg पर डे। ड्यूरेशन जो होगी ना हमारे पास 8 टू 12 वीक्स होते हैं। इतने ड्यूरेशन के लिए आप देंगे तो हमारे पास काम होगा। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ये जो ग्लूटाथायोन अगर आप ओरली देते हैं ये स्लो ऑनसेट है। अगर आप आईवी लगा देते हैं तो ये रैपिड ऑनसेट है, जल्दी काम करते हैं। महीने के अंदर अंदर आपका लाइट जो है कलर जो है ना वो लाइट हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात ज़हन में ये याद रखो कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कलर जो है ना वो सही तरीके से व्हाइट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ये आप लोग ज़हन में ये बात रखें। जो भी आप लोगों को कहते हैं एस्थेटिक वाले, वैसे खुद मैंने अपना एक एस्थेटिक क्लिनिक भी है, लेकिन ये है कि आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, ठीक है ना। पेशेंट को सही तरीके से आपने बताना होता है और पेशेंट के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, वो चीज़ें आपने पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब जिस तरह अंग्रेज़ होते हैं, उनका कलर जो है ना सही व्हाइट होता है, क्लियर होता है, ये उस तरीके से जो है ना ये क्लियर नहीं होता है। हाँ, क्लियर हो जाता है, लेकिन उस लेवल तक नहीं। और ये परमानेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपने लगा लिया और आपका जो कलर होगा वो उसी तरीके से व्हाइट होगा और परमानेंट होगा, नहीं। मतलब इसका जो है ना जो टाइम ड्यूरेशन है, ये तकरीबन 4 माह से लेकर 5 माह तक, या इस तरह 3 माह से लेकर 5 माह तक जो है ना इसका जो असर होता है ना वो होता है, फिर इसके बाद जो है ना ये फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरीके से आपकी जो व्हाइटनिंग है या जो कलर जो क्लियर होता है वो किस तरीके से करते हैं, मैकेनिज्म हम ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है बायोकेमिस्ट्री लेवल पे, ठीक है। लेकिन ये वैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा था कि मतलब ये नहीं है कि आपको परमानेंट जो है ना आपका जो स्किन है वो व्हाइट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। की लिमिटेशन ये है कि जिस तरह हमने पहले बात की, रिजल्ट जो हो वो टेम्परेरी होगा, ठीक है। अगर आप इस मेडिसिन को बंद कर देते हैं तो फिर जो है धीरे-धीरे आपका कलर दोबारा उसी हालत पे आ जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की जो है ना आप खाएँ ये जो ग्लूटाथायोन है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने करना भी है ग्लूटाथायोन की जो ट्रीटमेंट है, तो या तो आप ओरली इतने वीक्स के लिए आप खाएँ, और या जो है ना आप 1 महीने का एक कोर्स होता है जिसमें आपके मल्टीपल सेशंस होते हैं, आप आईवी ड्रिप लगा देते हैं ग्लूटाथायोन की, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादातर इसके पीछे ना जाएँ, बेहतर यही है, ठीक है। दूसरी बात, ग्लूटाथायोन की एक तो हमने व्हाइटनिंग की बात की, दूसरा हमने कहा कि अदर एविडेंस भी है कि बाकी बीमारियों के लिए भी काम करते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी में, पार्किंसन डिजीज़ में, कोविड में भी काम कर देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इसके साथ-साथ एज़ अ एंटी एजिंग भी ये काम करता है ग्लूटाथायोन। और एंटी एजिंग की किस तरीके से काम करता है, सेम मैकेनिज़्म है। वही रेडिकल जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं, उसको न्यूट्रलाइज़ करना, क्योंकि उसका काम होता है हमारे सेल को खत्म करना, खराब करना, डिस्ट्रक्शन करना, ये सारा काम रेडिकल फ्री रेडिकल्स जो हमारे सेल के जिस्म के अंदर जो सेल्स के अंदर बन जाते हैं, उसका काम ही होता है। ग्लूटाथायोन का काम क्या होता है कि उसको न्यूट्रलाइज़ करना, उसको बाहर निकालना, उसको एज़ अ स्कैवेंजर काम करता है, ठीक है ना? तो एज़ अ एंटी एजिंग एजिंग क्यों होती है? एजिंग इसलिए होती है क्योंकि आपका जो कोलेजन है ना वो खराब हो जाता है, यानी उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसी तरीके से आपका जो है ना वो थोड़े से एजिंग आ जाती है, आपके रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन रिंकल्स आते हैं, ठीक है? जिस तरह छोटा बच्चा होता है उसका स्किन बड़ा नरम मुलायम होता है, जिसको हम कोरियन जो ग्लास स्किन जिसको हम कहते हैं, और इसी तरीके से बच्चों में ये होता है ना, तो जैसे बच्चे धीरे-धीरे बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो स्किन थोड़ा-सा सख्त हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं वगैरह। बेसिकली कोलेजन का खत्म हो जाना, हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं धीरे-धीरे जो है ना ये चीज़ें। और इनका काम तो यही है, कोलेजन का काम तो यही है कि आपके स्किन को जो है ना सपोर्ट करना, उसका जो स्ट्रक्चर दिया है जिसमें अब आपका जो ग्लो होता है, हाइलुरोनिक एसिड उसमें भी ज़्यादा होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड पानी अपनी तरफ को खींच लेते हैं, इन चीज़ों को हमने पहले एक्सप्लेन किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें खत्म होगी, तो आपके पास जो है ना वो एजिंग आएगी। तो ग्लूटाथायोन क्या काम करते हैं कि इस रेडिकल्स को खत्म कर देते हैं, आपका कोलेजन हेल्दी रहेगा। जब कोलेजन हेल्दी रहेगा, आप पे जो एजिंग है, जो बुढ़ापे के आसार है वो नहीं आएँगे, ठीक है ना? तो इसका जो क्लिनिकल अगर हम एविडेंस देखें तो ज़्यादातर अथॉरिटीज़ यही कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि इसमें आगे भी हमें थोड़ा-सा पढ़ना चाहिए, इस पे थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, थोड़े से रैंडमाइज़्ड कंट्रोल जो स्टडीज़ होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा करना चाहिए। तो हमें मज़ीद भी आगे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें और क्या-क्या चीज़ें जो है ना हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? तो एज़ अ एंटी एजिंग भी काम करते हैं। तीसरा ये कि जब कोविड-19 में वही चीज़ है, सेम मैकेनिज़्म है। कहते हैं कि आपने जो रेडिकल जो ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसको न्यूट्रलाइज़ करना, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज़ करना, इन्फ्लेमेशन को कम करना, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना सपोर्ट कर देना। कोविड-19 का क्या काम होता है? आपका इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन करवा देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना, वायरस है, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन होता है। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको खराब कर देते हैं, उसको अपने काम करने को नहीं देते हैं, जिसका अपना काम होता है, ठीक है ना? तो अब ये आके हमारे पास ये वैसे हाइपोथेसिस है, तो इसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं इन चीज़ों को, और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट कर लेते हैं, ठीक है? और तीसरा ये है कि कोविड-19 के अलावा जो है ना हमारे पास ऑटिज़्म में भी आप देख सकते हैं, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में, सीओपीडी में, ठीक है? अदर पोटेंशियल यूजेस ये है हमारे पास, मेल फर्टिलिटी है हमारे पास, क्रोनिक फटीग है हमारे पास, ठीक है? तो ये है हमारे पास, लेकिन इसके बारे में भी हमें थोड़ा-सा मतलब स्टडी करना चाहिए, थोड़ा-सा मतलब रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल्स करना चाहिए, ताकि हमें मज़ीद भी पता चल जाए। ये थोड़े से मतलब इन्होंने बताया है, ठीक है? इसके अलावा जो है ना हमारे पास इसकी जो सेफ्टी है और जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं। अगर आप ग्लूटाथायोन लगा लेते हैं ना, आईवी लगा लेते हैं या ओरली खा लेते हैं, टॉपिकली लगा लेते हैं, इसकी ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आपने इसे ज़हन में रखना है कि जब भी आपने किसी पेशेंट को लगाना होता है तो आपने वो 2-3 टेस्ट आपने ज़रूर करने होते हैं। आपने ज़रूर करना है पेशेंट को ये 3 टेस्ट, ठीक है? एलएफटीज़ और दूसरा ये है कि टीएफटीज़ और लिपिड प्रोफाइल, ये तीनों टेस्ट आप लोगों ने करना है, ठीक है? फिर इसके बाद जो है ना आप कर लें जो प्रोसीजर है या जो ट्रीटमेंट है आप कर सकते हैं, ठीक है? ग्लूटाथायोन की साइड इफेक्ट यही है कि नाज़िया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हेडेक, रैश वगैरह ये सारी चीज़ें, ये हर एक मेडिसिन में है। जो भी दवाई आप देखेंगे ना इनकी साइड इफेक्ट देखेंगे तो इसमें कि नाज़िया, वोमिटिंग और रैश। जैसे एमबीबीएस में जब हम थे तो हर एक में हमने इस तरीके से याद किया था कि यार जो भी समझ ना आए ना, तो बस ये समझ लेना कि हर दवाई का जो साइड इफेक्ट है नाज़िया और हेडेक एंड वोमिटिंग। तो ये हमने वैसे वहाँ से रट्टा लगा लिया था, ठीक है?
ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है ना? ब्रोंकोस्पाज़म कराता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, ठीक है ना? आईवी अगर आप लगा देते हैं, तो आईवी में ये होता है ना कि आपने जो इंजेक्शन जहाँ पे आप लगाते हैं, जो साइट होता है, क्योंकि हम आईवी लगा लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें वैसे ज़्यादातर साइड इफेक्ट इसके नहीं है, कहने का मकसद ये है, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना, अगर हम एस्थेटिक मेडिसिन के बारे में बात करें, जैसे कि हमने वैसे हमने कवर किया है कि व्हाइटनिंग काम कर रहा है, एज़ एंटी एजिंग काम करता है, बाकी डिज़ीज़ में भी हम दे सकते हैं। सॉरी, वो एसिटामिनोफ़ेन की जो टॉक्सिसिटी है, एज़ इंडायरेक्टली उसमें भी आप दे सकते हैं, फर्टिलिटी में भी आप दे सकते हैं, एज़ एंटी एजिंग भी आप कर लेते हैं, वो सारे। लेकिन एस्थेटिक में अगर आप देखें, तो पेशेंट का जो है ना, आपने पहले प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आप बोले कि हाँ, बस ये परमानेंट जो है ना आपको व्हाइटनिंग करेगा, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है? मतलब आपने पेशेंट को सीधा-सीधा बात करना है और आपने सही तरीके से बताना होता है। आपका क्योंकि जो पेशेंट आपके पास आ जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आया होता है कि ये वो, फिर जब वो एक्सपेक्टेशन उसको मिल नहीं जाती है ना, तो पेशेंट भी खराब और आपका जो है ना आपका इमेज भी खराब हो जाता है इससे। तो आपने सीधी बात करनी है पेशेंट को, मरीज़ को बताना है कि हाँ, ये चीज़ है, इफ़ेक्ट है, एफ़िकेसी है, लेकिन कुछ हद तक है और ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट होगा और ये ऐसा भी नहीं है कि आपका जो स्किन है जिस तरह गोरे लोग होते हैं, जो अंग्रेज़ होते हैं उसकी तरह व्हाइट नहीं होगा। होगा व्हाइट, लेकिन उसकी तरह नहीं, ठीक है ना? जो अंग्रेज़ होते हैं, ठीक है? तो ये मतलब प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास जहाँ-जहाँ से मैंने इसका जो है ना ये जो रेफरेंसेस हैं, ये मैंने यहाँ से मैंने किए ये जो बुक्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, यहाँ से मैंने इसका जो है ना वो एक किस्म का खुलासा मैंने इससे निकाल के वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।